नए व्यापारी की एक विटमिन है जिसके साथ में ना तो कोई। अब इस तरह के व्यापारी क्या करें, वो वाइट में बिजनेस करना चाहते हैं बट मार्केट में उस तरह का ट्रेंड नहीं है, सिनारियो नहीं है। एक बात बताइए सर, आप बोल रहे हैं रिटर्न करने की झील होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो पैसे लेने जाते हैं, जो मेहनत से जो कर सकते थे उससे जो पैसा आया उसको बिजनेस में लगाते गए। आपने जब बिजनेस शुरू किया आपके पास पैसे नहीं थे, है ना? हमने जो बिजनेस किया है उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। ही टोल्ड मी वन थिंग कि शिखर, पहला तो शेयर करना सीखा। वो फाइनेंस से रिलेटेड होगी या जैसे मैन पावर जो अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड होगी, जैसे अभी जो स्किल डेवलपमेंट जो चल रहा है। आपने अपने जीवन में काफ़ी अच्छे बिजनेसेस खड़े किए हैं, सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट जो हैं मिस्टर सुभाष सिहाग, वो पिछले 3 दशक यानी ऑलमोस्ट 30 ईयर से बिज़नेस कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर हैं, किसान के बेटे हैं। अगर इनमें से कोई भी बात कॉमन है तो ये पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना चाहिए। उनकी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने एक किसान परिवार से निकल के आज एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, जो कि इंदौर नहीं, एमपी नहीं, इंडिया के कई स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। हम बात करते हैं किन किन टॉपिक्स पे हमने आज बात की है। तो आज हमने सबसे पहले बात की है कि जो एसएमईज़ हैं उनके अंदर नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आपका बिज़नेस, तो ये पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए। सेकंड, हमने बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपने अपने बिज़नेस में सही समय पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की तो उसके परिणाम क्या होंगे, और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी तो उससे आपका प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है और किस किस तरीके से बढ़ सकता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिज़नेस और बैंकिंग आपस में एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपको क्यों मेंटेन करना चाहिए, और नहीं मेंटेन करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिए आपको लगता है जिनके ये पॉडकास्ट काम का हो सकता है। थैंक यू। तो सर, स्वागत है आपका शिखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु इज़ मिस्टर सुभाष सिहाग? Subhas Sihag is a very small name, but work is very big. The birthplace I belong, that is also itself a very big. All the persons, all the Birlas, Jindals, Lohias, Goenkas, most of the industry developed throughout India or world, they prefers to go for 2 districts of Rajasthan, that is Churu and Jhunjhunu. So Pilani comes into Jhunjhunu district. Okay. So that is, and Jhunjhunu district is giving maximum officers and jawans in military area, army area. They are maximized. वेरी गुड। तो ऐसा क्यों है सर कि वहाँ से इतने लोग आर्मी और ये इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं? आई फील कि वो उस एरिया का ही कुछ देन है, उस प्रकृति की कुछ देन है, जो वहाँ पे वो हीरे पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए चमकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपकी स्टोरी पे जानना चाहूँगा, मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैं अगर बोलूँगा तो आई बिलोंग्स टू एक किसान फैमिली। मेरे मदर फादर एक सिंपल किसान थे एंड दे ऑलवेज थ्रस्ट ऑन अस कि हम सबसे अच्छी जगह पढ़ें। सो दे गिव्स अस गुड एजुकेशंस। उन्होंने अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके हमें एजुकेशंस दी एंड दे प्रिपेयर्ड लाइक अस कि वी कैन डू समथिंग एल्स इन आवर लाइफ। कितने भाई बहन थे आप टोटल? वी आर 3 brothers एंड 5 sisters। 8 लोगों का भरा पूरा परिवार। यस। तो मतलब आपने बताया कि एजुकेशन पे उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, तो वो भी एजुकेटेड थे? यस। उन्होंने भी एजुकेशन कर रखी थी। वेरी गुड, वेरी ठीक है। तो आपकी ये जो बिज़नेस जर्नी है वो कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? बिजनेस जर्नी का जो मेरे दिमाग में था, इट इज सिंस माई चाइल्डहुड। अर्लियर आई प्रिपेयर्ड फॉर द सैनिक स्कूल्स। ओके। But somehow I got first rank in merit list, but I could not select. So maybe that is the mercy of God. मतलब आप भी सेना में ही जाने वाले थे? So then I forget that chance. Then I prepared for something else. Then again I was admitted into army as a sipahi. But that also I immediately took papers from them and I
told them, sir, no, sir, I don't want to go into army. I want to do something else related to engineering. Then I started my engineering career. And engineering also, I never thought कि I want to do job. From the day one, I decided कि I have to do some business. But the lacuna for all these new entrepreneurs is this: we have a lack of knowledge, guidance, support. What we have to do in future, what we have to choose our career. So that is the problem with us, sir. If somebody is guiding us, then we can move faster, we can develop faster, and in a big way. सो ये जो आप बात बता रहे हैं कि आप डेवलप कर सकते थे, या जो चैलेंजेस आपने फेस करे इनिशियल करियर में, आपकी फैमिली में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड था नहीं? नो सर. है ना? तो ये जो आपने फर्स्ट बिजनेस किया वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? I started this business in 1995. 1995. For knowledge, I gone Chandigarh for some interviews. So I was waiting for call of that company. So I met with one of our relative at Chandigarh. So we visited in their office at the time of Sunday. Then he guided me कि why you want to go for this? If you want to do a business, come with me. They are already into this business. If you want to go for some other industry, you can go at that time. But by meantime, why you are sitting idle? So you can get a knowledge once you are visiting to industry. Okay. So they given me support. So इस तरीके से एंट्री हो गई. From that day onwards, I joined with them. So I took a knowledge from them for 2 years. Then I came in. I was in Chandigarh, Ludhiana, then sometimes in Calcutta. Then Calcutta, we got very good opportunities. But problem with this climate of Calcutta was not सूटेबल नहीं था. suitable था, but मेरे को पसंद नहीं था वो. Okay. That's why I chosen to Indore. So I came in Indore in 95. By the meantime, for 2 years I was visiting. When I have some spare time, at that time I'm coming for week, then searching all industry, what kind of industries is there, what the opportunities are there. Then finally I came shifted to Indore in 95. So journey was started from Indore now continuously. सो अभी मुख्य मुद्दे की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है. आपने, चूँकि आप मेरे कस्टमर भी हैं, इस हिसाब से मैं आपको काफ़ी करीबी तौर पे जानता हूँ. मैं व्यूअर्स को इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग अननोन गेस्ट को बुलाते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं. तो आई न्यू हिम अराउंड 2 years, 2 साल से अच्छे से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को. तो बिज़नेस और बैंकिंग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना? तो इनमें जो फर्स्ट है कि बैंकिंग का आपके बिज़नेस की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है? Everything is business is running through finance. And finance always comes from banks. सर एक इंटरप्ट करूँगा, हिंदी में करें, बिकॉज जो ज़्यादा व्यूअर है ना वो अपने हिंदी वाले हैं, उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो अपन इसको हिंदी में करेंगे सेक्शन को. सो कैरी ऑन. व्यवसाय हमेशा जो होता है वो पैसे से होता है, बिना पैसे के कोई व्यवसाय नहीं होता है. करेक्ट. और पैसे का राइट सपोर्ट है तो बैंकिंग ही ऐसा सोर्स है जो अपने लिए सबसे सरल है, सबसे अच्छा है और इकोनॉमिक है. बट अभी देखिए कॉन्टेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं, और एक जो आम व्यापारी है वो बैंक जाता है, उसको तो बैंक रुला देती है पैसे देने में. बैंक की अपनी एक लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस इन द सेंस कि जो आदमी अपना बिजनेस करता है, अगर वो राइट वे में अगर वो बिज़नेस करता है, सही तरीके से अगर बिज़नेस करता है और अपने वसूलों पे अगर बिज़नेस करता है, तो उसको 2 या 3 या 5 साल लगते हैं. उसके बाद अगर उसने अपने पेपर्स इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं तो बैंक उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है. बट जब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कोई भी होता है या आप पहला काम शुरू करते हो, तो उस दिन आपको बैंक की कोई सपोर्ट नहीं होती है. ओके. तो इसमें जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया सही, है ना, ये सही को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे कि वो सही क्या क्या चीज़ें हैं जो करने से बैंक आपको सपोर्ट करने लगे या कर देंगे? सही में सेंस ये कि एक्चुअल में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, उसके लिए आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए 6 महीने का एटलीस्ट पैसा चाहिए
कि जिससे आप ग्रो कर सके। अगर आप हमेशा ही एक ट्रबल में रहेंगे, हमेशा ही एक एंजाइटी में रहेंगे कि मैं आज फाइनेंस कहाँ से अरेंज करूँ, तो क्या आदमी का काम करने पे उतना फोकस नहीं होता है जितना उसको पैसे अरेंज करने में होता है। ओके। तो दैट इज़, ये एक तरह से वो नए व्यापारी की एक विटमिना है जिसके साथ में ना तो कोई बैंक साथ में होता है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई अपना भी साथ में नहीं होता है, क्योंकि उसको भी एक ये डर रहता है कि ये पैसा मेरा वापस आएगा नहीं आएगा। तो सर, इससे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी स्थिति में करे क्या आदमी? देखो, जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने मेरे पिताजी से कोई पैसा नहीं लिया बिजनेस के लिए। जो मेहनत से जो कर सकते थे उससे जो पैसा आया उसको बिजनेस में लगाते गए, उसको भी ग्रो करते गए। उससे हमारे बैंकिंग के जितने भी जो फाइनेंशियल्स पेपर्स हैं, जिससे इनकम टैक्स है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ये सब जो डेवलप हुआ उसका एक तरीका है। अगर उसका सही से अगर कोई सीए से अगर गाइडेंस ली जाए तो मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन आदमी बिजनेस शुरू करता है उस दिन पहली सलाह किसी भी सीए से पहले सबसे पहले लेनी चाहिए कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मुझे क्या क्या टिप्स आपसे लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए जिससे मैं एक बिजनेस सुचारू रूप से चला सकूँ, क्योंकि नए आदमी को इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ओके। तो आपका कहना है कि एक एडवाइज़र ढूंढ लो। बिल्कुल होना चाहिए, और सीए हो तो बहुत बढ़िया बात है। एडवाइज़र भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपका शुभ चिंतक। ओके ओके। सो देखिए, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब बिज़नेस शुरू किया आपके पास पैसे नहीं थे, है ना, बट आपने थोड़ा सा, आपके पास एक्टिव थे, नॉलेज था, उसके आधार पे आपने कर लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में रहता है, क्योंकि अभी कई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा दे रही है राइट नाउ, बट उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न ये है कि हम स्कीम वाला पैसा लें जिसमें हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर कहीं और से फंडिंग उठाएं, रिलेटिव से लें, फ्रेंड से लें, या कहीं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर से, उनसे लें। तो आपके ओपिनियन में किस से पैसा लेना चाहिए और पैसा लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? व्यवसाय का एक पहला मंत्र तो ये है कि फ्री के पैसे किसी से भी नहीं लेने चाहिए, चाहे वो अपना रिलेटिव हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? अगर उससे जो प्रॉफिट है आप उससे कुछ काम करने की हिम्मत रखते हो, आप उसको ब्याज भरने की हिम्मत रखते हो, तो या आप कमा सकते हो। अगर आप ब्याज भरने की हिम्मत भी नहीं रखते हो तो आपको बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? मगर ऐसा क्यों? आप कमाने की हिम्मत ही नहीं रखते हो तो व्यवसाय क्या करोगे? वो उतना आपके अंदर में जील तो होना चाहिए ना कि मैं इससे कमा सकूं, मैं इससे भर सकूं, ये मेरे को ब्याज भी भरना है, मेरे को ये पैसा वापस भी लौटाना है। कोई भी रिश्तेदार आपको पैसे देने से क्यों घबराता है? इसलिए तो घबराता है ना। तो एक बात बताइए सर, आप बोल रहे हैं रिटर्न करने की जील होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो पैसे लेने जाते हैं वो बस ट्रायल करना चाहते हैं, पैसा लौटाने की मंशा नहीं रखते। देखो, ट्रायल, अगर जो पैसे देने की मंशा रखेगा उस आदमी को ज़िंदगी में सपोर्ट हर जगह से मिलेगा। लेकिन जो उस पैसे को वापस अंदर करने की सोचेगा कि उसको पैसे को लेके खर्च कर दिया और उसका पैसा लौटाना ही नहीं है, तो आप सेकंड लाइन पे जिससे भी बात करेंगे वो कोई आपसे इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो बैंक हो। सो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो किसी का इंटरेस्ट है, वो लौटाना भी चाहता है, बट उसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उसने आज तक, मतलब कॉलेज से निकला हुआ एक लड़का है 22 साल का, वो बिज़नेस करना चाहता है, उसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई अच्छे रिलेटिव्स नहीं है इतने वेल्दी। अब वो पैसा कैसे होगा? बैंक दे नहीं रही है, रिलेटिव्स के पास है नहीं, फ्रेंड्स के पास है नहीं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उस स्कीम्स को यूटिलाइज करें, उस पैसे को एक अपना एक तरीका बनाए और उसको एक वापस करने का भी एक टेन्यूर रखे कि इतने टाइम में मेरे को ये पैसा कैसे भी करके वापस भी करना है, इसका टाइम पे इसकी ईएमआई भी देना है और इससे फिर आगे भी बढ़ना है। और अगर मान लीजिए बैंक नहीं देती है, उस केस में कोई अल्टरनेट ऑप्शन? उस केस में अल्टरनेट ऑप्शन ये होते हैं कि आप एक अच्छी अपनी मेहनत करो, जो कोई पुराना व्यापारी है उसके साथ काम करो, उससे कुछ काम सीखो, उस काम से आप क्या कमा सकते हो उस पैसे को कमा के आप उसमें यूटिलाइज करो, तो धीरे धीरे आपका एक बड़ा होगा, बट दैट फेस इज लॉन्ग। ओके। और कोई तीसरा रास्ता भी है क्या जो शॉर्टकट हो?
शॉर्टकट का जादू व्यवसाय में नहीं होता है। समय जितना लगना है उतना लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और, अभी एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है बिजनेसेस के साथ स्पेशली फेस होती है। जैसे हम लोग एज अ बैंकर जब काम करते हैं तो बैंकिंग के रिलेशंस को लोग वैल्यू नहीं करते उतना, ये समझते नहीं है कि बैंकिंग के रिलेशंस को किस तरह से मेंटेन करना है और किस तरह से रखना है, कहाँ सीमाएं बनानी है और कहाँ सीमाएं नहीं बनानी है। तो आप इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके कि कैसा रखना चाहिए इस रिलेशन को? देखो, बैंकिंग आपके लिए वो सहारा है जो कोई भी नहीं है तो बैंक है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके वसूल ठीक है, अगर आप अपने ईमानदारी से काम कर रहे हो और सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपेरेंटली अगर आपके पास हैं तो बैंक आपके साथ है। बिकॉज बैंक में रोज एम्प्लॉय चेंज होते हैं। करेक्ट। हर साल आपको नया जीएम मिलेगा, नया एजीएम मिलेगा, मैनेजर मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। आपका अगर ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो बैंक का हर मैनेजर आपको आके कांटेक्ट करेगा। लेकिन आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बैंक के साथ खराब किया है तो वो सारी दुनिया के साथ आपका खराब हो चुका है, बैंक के साथ ही नहीं है। ये ट्रैक रिकॉर्ड से मतलब क्या है आपका? ट्रैक रिकॉर्ड में आपका फाइनेंशियल्स, आपने जो उधार लिया उसको टाइम पे चुकाना, उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज किया कि नहीं किया, उस पैसे को डाइवर्ट किया कि आपने अपने बिजनेस से निकाल के, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डाइवर्जन से क्या मतलब है? डाइवर्जन से मतलब ये हो गया कि आज मैं एक एक्स बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे को कोई दूसरे का लगता है कि वाई बिजनेस तो बहुत अच्छा है, उस एक्स बिजनेस जो सही लाइन पे आ रहा है उसके पैसे निकाल के वाई में इन्वेस्ट कर दिए, वाई में, जबकि ऐसा मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, उतना कुछ करने के लिए ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, एक्स बिजनेस भी हैम्पर होता है और वाई तो अपनी जगह हैम्पर हो ही रहा है। लेकिन जो आपके ओरिजिनल जिस जहां से आप चले हो वो ट्रैक अगर खराब होता है तो फिर आपके पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है। ओके, मतलब पीछे वाले को संभालना है। पीछे को संभाल के नया बिजनेस करोगे तो ही बिजनेस चल पाएगा। अगर पीछे को संभाल के नहीं करोगे तो फिर आप पैसे वाले हो तो आप कर सकते हो, फाइनेंशियली आप उतने सुदृढ़ हो तो ही कर सकते हो। आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी है तो जाओ, नहीं तो नहीं जा सकते। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये बिल्कुल आइडिया काम नहीं करेगा। मतलब देखो, एक बिजनेस को सुचारू रूप से एक लेवल तक लाने के लिए कम से कम 15 साल का टाइम चाहिए होता है। 15 साल का टाइम चाहिए होता है? 15 साल पहले कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को चला पाया तो उसका नाम हमें भी बता दो, हम भी उनसे कुछ टिप्स ले लें। 15 साल बहुत लंबा समय है सर। इससे तो मेरे व्यूअर्स बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोला बूढ़े हो जाएंगे हम तो जब तक हमारा बिजनेस चलेगा। बूढ़े होने की कोई लिमिट नहीं है। टाटा साहब, रतन टाटा जी ने कितने साल तक काम किया है? उनकी एज अभी डेथ के समय कितनी थी? आई डोंट नो, समवेयर अराउंड 88। हाँ करेक्ट, 89 करेक्ट। तो उन्होंने 89 साल काम किया है ना। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है बेसिकली मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मैराथन की तरह दौड़ो। दौड़ना तो आपको कंटिन्यूस पड़ेगा, कंटिन्यूस पड़ेगा, और मैराथन वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि छोटे छोटे कदम रखने हैं अपन को, लेकिन संभाल के रखना है। संभाल के रखना। कहाँ पे आप उसमें जीत सकते हो, कहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, कहाँ स्पीड बढ़ सकती है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट आपने टर्म यूज़ किया था, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी। तो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, और जैसे सिंपल सी बात पूछूँ तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस के अंदर? और एक टर्म होता है प्रॉफिट और एक टर्म होता है मार्जिन, दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है कि मार्जिन इम्पोर्टेंट है? प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट है बट मार्जिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या दोनों में? प्रॉफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई? प्रॉफिट आपकी सीट में आता है, डायरेक्टली आता है। बैंकिंग के जो आप जो फाइनेंस लेना चाहते हो तो वो प्रॉफिट आपको दिखेगा साल के एंड के दिन कि आपका प्रॉफिट क्या है। बट इसमें एक क्वेश्चन है सर, कई लोगों की बैलेंस शीट में, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख का प्रॉफिट उसने ईयर एंड पे बुक किया, उसकी बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट 10 लाख का दिख रहा है, बट अगर मैं वही उसके अकाउंट में जाके चेक करता हूँ ना तो वो नहीं मिलता वहाँ। इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से आज के दिन तो ऐसी कोई बचा ही नहीं है हिडन की। अगर 10 लाख उसका प्रॉफिट है तो उसके अकाउंट में भी वो 10 लाख तो दिखेगा। नहीं है सर, सीन अभी उल्टा है बिल्कुल। मतलब हम लोग तो बैलेंस शीट्स देखते हैं
तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोगों के केस में सीन ये होता है कि उनकी बैलेंस शीट में 10 लाख का प्रॉफिट है, और अगर हम उनसे बोल दें कि ये 10 लाख रुपए आपके या तो खाते में हो या कैश हो, दो में से एक जगह तो होने चाहिए, दोनों जगह नहीं रहते। उसका फिर एक ही कारण हो सकता है, उसकी कमाई 10 लाख है लेकिन उसका खर्चा 20 लाख का है। मतलब वो वर्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक चीज़ और, ये जो चीज़ पता चलती है इनको P&L और बैलेंस शीट बोलते हैं, है ना, इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। तो P&L और बैलेंस शीट क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं, व्हाट इज़ दिस? प्रॉफिट एंड लॉस, हमने जो बिजनेस किया है साल भर में, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट क्या होता है सर? बैलेंस शीट में ओवरऑल ये था कि आपने कितना बिजनेस किया, कितने उसमें से आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना आपने उसमें से प्रॉफिट किया है, क्या आपका नेट प्रॉफिट आया है, और क्या आपके इनकम टैक्स जाएंगे। ये सब चीज़ें आप जब मेंटेन करके चलते हो, उसके बाद जो आपके पास आता है बेसिकली आप उसको प्रॉफिट समझो। ओके, आपने ये सोच लिया कि ये चीज़ मैंने लाख रुपए में खरीदी थी, 1,10,000 में बेच दी, तो 10,000 का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। वो 10,000 प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट वो है जो साल भर में आपके पूरे ऑफिस के खर्चे, आपके ट्रेवलिंग के खर्चे, आपके व्यापार के खर्चे, आपके ब्याज के खर्चे, वो सब भरने के बाद साल के आखिरी में जिस दिन आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, वो रिटर्न फाइल करते हो, उस दिन वो फिगर आपके सामने दिखती है, बेसिक प्रॉफिट आपका वो है। ओके, तो आपका कहना है साल भर में जो खर्चे हो गए वो निकाल लो, टोटल अर्निंग्स में से माइनस करके जो बच गया वो नेट प्रॉफिट है, करेक्ट? अब इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पैदा हुआ है सर कि हिंदुस्तान में अक्सर क्या कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग ब्लैक एंड वाइट में बिज़नेस करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि वाइट में बिज़नेस करना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारा टैक्स भरना पड़ते हैं अननेसेसरी, हमारी प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट इट? क्या बोलते हैं आप इसके बारे में? देखो, हम जो पर्टिकुलर बिजनेस मैंने डे 1 से जो स्टार्ट किया, हमने ब्लैक में क्या बिजनेस होता है वो हमें नहीं पता, हमने हमेशा वाइट ही बिजनेस किया है, और वाइट में भी क्या होना चाहिए वो मैंने बैंकों से सीखा है। ओके, हो सकता है जो सीए भी, जो राइट सीए नहीं है, वो भी आपको, या आपका जो कंसल्टेंट है वो साल के आखिरी वाले दिन 10 लाख होता है, बोले आप 5 लाख ही दिखा दो। ओके, ऐसा भी गाइडेंस है मार्केट में, वो नहीं होना चाहिए। आप एक 5 लाख के पीछे जो आपका टैक्स बनता है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन आपने उसके पीछे जो ना आपका पूरा जो कैरियर है उस बैंकिंग से आपने हटा लिया उसको। कैसे? अगर वो आपके पेपर पे ही नहीं है, आप जेब में लेके बैठे हो, तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। एक एग्जांपल देके बता सकते हैं? जैसे डीमोनेटाइजिंग चालू हुआ, हाँ, आज जितने सोने के व्यापारी हैं सबके पास पैसे थे, लेकिन खातों में नहीं थे, कैश में थे। क्या वो बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए? नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। ओके, आज वो, उसके पास 50 लाख का बिजनेस है, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, लेकिन ऑन पेपर उसके पास में 5 लाख का भी नहीं होता था। व्हाइट मनी है तो हमेशा काम किया, ब्लैक मनी है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो वर्ल्ड वाइड हो गया, ऐसा नहीं कि आप एरिया में बैठे हो, आप एक देश में ही बैठे हो। अभी जो स्थितियां चल रही हैं वो वर्ल्ड वाइडली सबके लिए कॉमन है। कैसे कॉमन है सर? जैसे इंडिया का डीमोनेटाइज हुआ, हाँ, उसका इम्पैक्ट आया, जितने कैश के बिजनेस थे सबके हार्मफुल हुए। उनको अगर सपोज बैंकिंग से कुछ दिखाना है, कहाँ से लाएगा? उसको अपने खाते में कुछ दिखाना है, उतना पैसा जो जिसे वो बिजनेस चला रहा है। आज वो 10 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, और उस समय वो पूरा कैश में करता था, खाते में उसके पास था ही नहीं। तो वो एक दिन में 10 करोड़ रुपए वो आएगा कहाँ से उसके पास? तो आपका कहना है जिसके पास 10 करोड़ वाइट का होगा वो कंटिन्यू कर गया होगा, और जिसके पास वाइट नहीं था वो फंस गया। बिल्कुल फंसे हैं, ये जिंदगी की हकीकत रही है। कुछ नाम बता सकते हैं आप ऐसे जो लोग फंसे हो? नहीं, उसमें तो सब है। मेजोरिटी है। मेजोरिटी क्या है? जो डोमेस्टिक से रिलेटेड काम करते हैं, जो रोज की सेल है, जैसे ग्रोसरी वाले हैं, सोने चांदी के व्यापार वाले हैं, बर्तनों के व्यापार वाले हैं, लोहे के व्यापार वाले हैं, सीमेंट के व्यापार वाले हैं, उन सब के साथ ही हुआ है, क्योंकि वो बिजनेस कभी वाइट में थे ही नहीं। अगर वो खरीद रहा भी वाइट में है तो उसको
ब्लैक में उसको बेचना पड़ता, मतलब उसके पास व्यापारी कैश का आ रहा है तो वो भी क्या करेगा। सो अब इस तरह के व्यापारी क्या करें, वो वाइट में बिजनेस करना चाहते हैं बट मार्केट में उस तरह का ट्रेंड नहीं है या सिनारियो नहीं है, देन व्हाट वी विल डू? आज के दिन मेरे हिसाब से जब से जीएसटी आया है और जो स्पेशली व्यापार कर रहा है उसको जीएसटी भरने में कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए ये विडंबना है ही नहीं। जब पीछे 15 तरह के टैक्स होते तब ये विडंबना थी कि उसको क्या क्या मेंटेन करेगा, बट अभी ऐसी विडंबना नहीं है। हाउ, आप एक एग्जांपल देके बता सकते हैं? अभी सपोज करो मैंने 100 रुपये का कोई जीएसटी पे एक पार्ट खरीदा है, उसमें 18% जीएसटी है, मैं उस पार्ट को बेच रहा हूँ, वो 18% जीएसटी मैंने जो पे किया है वो आगे से कस्टमर मेरे को पे करेगा। ओके, बट सिनारियो ये है कि कई किराने के दुकानदार हैं, है ना, उनके पास माल आ गया, उन्होंने जीएसटी भरा हुआ है, बट जो एंड यूज़र है वो बोलता है मैं विदाउट बिल माल लूँगा, वो व्यापारी क्या करे? उसके लिए वो अपना कैश में जो बिजनेस दिखा रहा है बट उसको अकाउंटेबिलिटी में दिखाए। अकाउंटेबिलिटी में किस तरह दिखा सकता है? उसको अगर उसने बेचा है तो रियल में वो सामान उतना बेचा है वो उसको दिखाना चाहिए ना। बट वो टैक्स का जो कंपोनेंट है फिर वो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स कंपोनेंट हमेशा जो एंड यूज पे जो चीज़ जाती है वो टैक्स कंपोनेंट एड ऑन होके जाती है। तो अब इसमें देखिए प्रॉब्लम बताता हूँ, रियल केस सिनारियो बता रहा हूँ क्या हो रहा है कि मैं एक दुकान खोल के बैठा हूँ और मेरे पड़ोस में एक और दुकान खोल के बैठा है ना। मान लीजिए मैं कुकिंग ऑयल की बात करता हूँ, कुकिंग ऑयल मैं 70 रुपये लीटर बेच रहा हूँ, मैंने विद जीएसटी बिल लिया है 70 रुपये लीटर का, मेरा पड़ोसी भी विद बिल लिया है 70 रुपये लीटर का। अब उस पर मान लीजिए 5% जीएसटी है, तो 5% जीएसटी प्लस करके मुझे बेचना पड़ेगा। ओके, और मेरा पड़ोसी क्या करता है, बोलता है कि भाई मैं एंड यूज़र से जीएसटी लूँगा ही नहीं, मैं बिल ही जनरेट नहीं करूँगा उसका। तो परचेसिंग तो आई है बट सेल नहीं हुई है उसकी, उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, उसने 5 रुपये कम में बेच दिया तो ग्राहक वहाँ चला जाता है। इस फियर से कि ग्राहक वहाँ चला जाएगा, मैं भी मजबूरी में सेम प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ, जबकि मैं चाहता था कि मैं बिल के साथ बेचूँ। तो इस तरह के व्यापारियों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखो, दुनिया चलती है वो एक सिस्टम से चलती है और व्यापार के लिए भी एक सिस्टम बना है जिसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी निर्धारित की है। करेक्ट। वो जीएसटी अगर आपने पे करके आपने वो मटेरियल खरीद लिया है तो उस जीएसटी में वो मटेरियल आपको बेचना भी है, गवर्नमेंट को भी पता है। जिस दिन आपका स्टॉक चेक होगा, आपने स्टॉक ले लिया सपोज करो 10 टन का, वो 10 टन आप साल के दिन बेच रहे हो तो किसी को तो बेच रहे हो, उसकी जीएसटी तो आपको पे करनी है, आगे से लेना भी है। जिसके आप पे कर चुके हो उसके आप इनवॉइस क्यों नहीं करते हो? तो अभी सर देखिए, आपने अगर वो 5 रुपए कम में है, पीछे से तो कोई आपको कैश नहीं लिया, किसी प्लांट से कोई मटेरियल बिना जीएसटी के नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। वो जीएसटी जब आपने पे कर दिया तो आपको भी उतना बिल लेना चाहिए। आप जब आप उसको भर रहे हो, अगले ने जिससे आप परचेज कर रहे हो उसने आपसे जीएसटी चार्ज कर ली है, उसने आपसे जीएसटी चार्ज कर लिए तो आपके जेब से वो पैसे लग चुके हैं। उस जीएसटी को अगर आप घटा के बेच रहे हो तो वो 5 रुपये आपने खुद का लॉस किया है। ओके, एक चलो बैक टू टॉपिक चलते हैं वापस। जैसा आपने बोला कि आपने शुरू से ही वाइट का बिजनेस किया है, उस समय तो टैक्सेशन बहुत था, है ना, और आपके कॉम्पिटिटर होंगे जो ब्लैक में बिजनेस करते होंगे उस समय भी, आपको कभी डर नहीं लगा उनसे? देखो, हमने जो काम किया वो बड़ी इंडस्ट्री से ही काम किया, हमने छोटी इंडस्ट्री से काम ही नहीं किया। ओके। बड़ी इंडस्ट्री में कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी परचेज कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। आपको वैट है तो आपको वैट भी भरना है, आपको पहले जीएसटी था तो जीएसटी भी आज भरना है, पहले अगर सीएसटी था तो सीएसटी भरना पड़ता था, जिसके लिए सी फॉर्म भी इशू होते थे। तो चीज़ें तो वैसी ही थी लेकिन उसके रूप अलग थे। तो वहाँ पर भी तो अंडर बिलिंग होती होगी ना सर? मेरे हिसाब से जो बड़ा व्यापार करते हैं वहाँ पे अंडर बिलिंग नहीं है। और जो लोग करते होंगे फिर आप उनको कैसे हैंडल करते थे? नहीं करते, हम उनके साथ हम बिजनेस ही नहीं करते। ओके, मतलब आपने सिंपल सा अपना फिलॉसफी रखा। उसका आपको बेनिफिट क्या हुआ? प्योर वाइट में बिजनेस करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हुए? मैं कितना टर्नओवर कर रहा हूँ, ओके, कितना आगे बढ़ रहा हूँ, कितनी बैलेंस शीट बन रही है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितने मेरे फाइनेंशियल साउंड हो रहे हैं, किससे मैंने खरीदा, किसको मैंने बेचा है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली ऑन पेपर है। तो फायदे क्या हुए सर? ये तो ट्रांसपेरेंसी हो गई। सबसे बड़ा फायदा आपका रिकॉर्ड है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लंबे टाइम में जो बड़ा बिजनेस भी आप करना चाहते हो, कल आप बैंक के पास जाते हो,
या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हो तो वहाँ से भी आपको फाइनेंस मिलने के लिए बहुत आसान हो जाता है वो। क्या बात कर रहे हैं, इतना इजी हो जाता है उससे? अगर आपके पेपर सही हैं, आप कैश में अगर करोड़ रुपए लेके बैठे हो तो वो, अगर आप बैंक को बोलोगे कि सर मेरे पास करोड़ रुपए हैं लेकिन मेरे को फर्दर फाइनेंस ये, बैंक आपको नहीं देगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको पैसा नहीं देगी। लेकिन आपने अकाउंट में अगर वो बिजनेस किया हुआ है तो बैंक बोलेगा 1 करोड़ है तो मैं 1.25 करोड़ आज आपको दे सकता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल देके मुझे बता सकते हैं कि जब लिटरली रियल लाइफ में आपने ये बेनिफिट लिया हो कभी? उसके सबसे बड़े बड़े उदाहरण तो आप ही हैं। तो वो वाकया बताएं सर, क्या वाकया था वो? नहीं, वाकया कुछ खास नहीं था। हमने भी हमारी बिल्डिंग्स बना चुके थे, वो बिल्डिंग्स एज पर ड्राइंग भी थी, लेकिन हमने मटेरियल कुछ नया यूज़ किया तो बैंक ने बोला कि इस पर फाइनेंस नहीं होगा। उसमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने बिल्डिंग भी बना ली। करेक्ट। जब ज़रूरत आई तो जिस दिन बैंक से पैसा लेना था, बैंक ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। तो जब किसान से व्यापारी बनने के लिए निकले हैं तो रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे। करेक्ट। हमने भी वो रास्ते ढूंढे, उसमें सही लोग गलत कौन है, गलत लोग कौन हैं, हमने उसकी पहचान बनाना शुरू किया कि ये काम इनके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। मेरा ज़िंदगी में एक वसूल है, जिससे मैं व्यापार करता हूँ सबसे पहले उससे ये पूछता हूँ, भैया ये क्या है, ये अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। ओके। अच्छाई करके तो कोई भी काम निकाल सकता है, हाँ। उसकी बुराई उसमें क्या है, सबसे पहले मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, माइनस पॉइंट्स तो होते ही हैं, हर जगह माइनस पॉइंट्स होते हैं। और जब मुझे लगता है कि अच्छाई और बुराई दोनों कंसीडर करके अगर वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, हाँ, तो मैं उस काम को करता हूँ, नहीं तो उस काम को मैं नहीं करता हूँ। ओके। बट अगेन आई विल कम बैक टू माई क्वेश्चन कि आपने वाइट में काम किया, आपकी बैलेंस शीट अच्छी रही, आपने फैक्ट्री बना ली, बैंक ने मना कर दिया कि भाई अभी हम पे XYZ वजह से नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू उस वाइट में काम करने और अच्छी बैलेंस शीट और P&L की वजह से आपको एक्चुअल क्या बेनिफिट हुआ वो बताइए। बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स को क्या लगता है कि हम बैलेंस शीट अच्छी रखेंगे, उसमें टैक्स भरेंगे, हमारे खर्चे हैं, इसका हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। नहीं, खर्चों का फ़ायदा होता है ना, क्यों नहीं होता। तो वही आप शेयर करें कि वो एक्चुअल फ़ायदे क्या हुए हैं आपको। एक्चुअल फ़ायदे कि जब ऑन पेपर मेरे पास में उतने रुपए की प्रॉपर्टी है तो बैंक X नहीं तो Y देगा, Y नहीं तो Z देगा। ओके, ऑप्शंस बढ़ गए, मतलब ऑप्शंस आपके पास में n ऑप्शंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक बैंक आपसे X इंटरेस्ट ले रहा है तो एक Y ले रहा है तो एक Z ले रहा है, लेकिन वो पेपर आपके सही हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट लोवेस्ट होगा। ये मेरा पक्का दावा है। आपने अपनी रियल लाइफ में इसको ट्रायल करके देखा है? ट्रायल करके देखा, आपके साथ ही करके देखा है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो मतलब पॉइंट जो कई लोग नहीं समझते हैं, जो मैंने मतलब आप उन रेयर बिजनेसमैन में से हो जो पूरा काम वाइट में करते हैं। मैंने ये देखा है कि उन लोगों की जो निगोशिएशन करने की पावर होती है बैंकों के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, वो बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों का ब्लैक एंड वाइट में काम है या ब्लैक में ज़्यादा काम है। मतलब मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ सर के केस में कि इनके लिए बैंक्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं, यानी जहाँ डिविएशंस लेने होते हैं वहाँ आपके लिए शायद हो सकता है वो डिविएशंस ना लें, बट सर की बैलेंस शीट की वजह से 1 नहीं 2 नहीं 3 बैंक्स एक साथ लाइन में खड़े थे कि हमसे ले लो। इज दैट करेक्ट सर? हाँ, बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि वर्बल हो, सबने सैंक्शन लेटर दिए थे आपको उस समय? हाँ, बिल्कुल। इवन दो सब में होड़ लगी थी कि मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं सर। आपने एक चीज़ जिक्र की थी कि प्रॉफिट और मार्जिन में प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉफिट के साथ एक चीज़ और होती है जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कैश फ्लो, है ना। तो कैश फ्लो आप कैसे मैनेज करते हो कंपनी का, और कितने समय का कैश फ्लो आदमी को रखना चाहिए अपने पास हमेशा? देखो, व्यापार ये बोलता है कि एटलीस्ट आपके पास में 6 महीने का कैश फ्लो चाहिए। तो कैश फ्लो तो क्या, पहले तो कैश फ्लो बता दीजिए सर, वो क्या होता है? कैश फ्लो क्या, अपन क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसका जो आपने लेके उसको स्टॉक में रख लिया है तो वो स्टॉक कितना है। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? मैंने पीछे से 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है और आगे उसको जो बेच रहा हूँ तो वो 1 करोड़ रुपए का सामान कितने टाइम में आगे बेचा है, बेसिकली वो आपका कैश फ्लो है। ओके।
क्योंकि उस वो पैसा आगे जाएगा, आपका सामान बिकेगा और उसका पैसा कितने टाइम में आ रहा है। वो अकेला बेचना ही नहीं है, उसका पैसा आपके पास कितने टाइम में आ रहा है। जिस दिन आपने पे किया है उससे लेके जिस दिन आपके अकाउंट में उस प्रोडक्ट के लिए पैसा जो वापस आ रहा है, बेसिकली वो कैश फ्लो है। वो मतलब साइकिल पूरा कैश फ्लो कहलाता है। हाँ, आपने ये सोच लिया कि ये मैंने ले लिया, ये इधर दे दिया है, वो कैश फ्लो नहीं है। ओके। अगर उसका ट्रांजैक्शन आपने आज खरीदा है और 6 महीने बाद हो रहा है, वो पेमेंट आपके खाते में 6 महीने बाद आ रहा है, तो वो कैश फ्लो आपका 6 महीने में कंसिडर करना चाहिए, ना कि आपने नेक्स्ट डे बेच दिया, 4 महीने की उधार दे दी। ओके, मतलब अभी काउंट मत करो, वो पूरे 6 महीने। बिल्कुल, जिस दिन उसके पैसे आपके अकाउंट में, जिस दिन आपने पे किए उससे लेके आपके अकाउंट में वापस आने तक वो जो ड्यूरेशन है वो कैश फ्लो है। सो एक क्वेश्चन और है कि कई लोगों को तो अपना कैश फ्लो काउंट करना ही नहीं पता होता कि कैश फ्लो का एक्चुअली बोलते हैं ना टाइमलाइन, जिसको बोलते हैं साइकिल कितने दिन का है मेरा, वो ही नहीं पता उनको। तो वो कैलकुलेट कैसे करे आदमी? आज आप जो सामान खरीद रहे हो वो किसके लिए खरीदा है? बेचने के लिए। लेकिन वो किस कस्टमर को जाएगा, पहले वो देखना है। ठीक है। क्या वो उसकी उतनी लिक्विडिटी आगे डिमांड में है क्या? अगर वो डिमांड में है तो वो आपका रोज का प्रोडक्ट है, डिमांड में नहीं है तो आपको उसको पहले प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, ये कहाँ पे बेचूं, या उसके लिए क्या स्कीम्स लाऊं ताकि वो ज़्यादा मूव हो। और कैश फ्लो का साइकिल जो आपने बोला वो कितने दिन का रखना चाहिए कम से कम, मतलब रिजर्व? सही महीने में इधर से खरीदते हो और उधर बेचते हो, अगर देखा जाए वो अगर विद इन 60 डेज अगर वो हो रहा है तो वो आपका कैश फ्लो ट्रैक पे, क्योंकि चीज़ें आने में, आगे जाने में, उस पैसे को आने में जो टाइम लगता है 2 महीने का अगर है, मैक्सिमम 3 महीना, 90 डेज के अगर आप ऊपर जाते हो, क्योंकि जो पैसा आप बैंक से ले रहे हो अगर उसको साल में 4 बार आप रोटेट नहीं कर पाते हो उस मटेरियल को खरीद के, तो वो प्रॉफिट आपको कभी भी पोसाएगा ही नहीं, उसका ब्याज ही नहीं पोसाएगा आपको। ओके, जितने ज़्यादा साइकिल हो उतना अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करें तो कितने महीने का कैश फ्लो, मतलब कितने महीने का पैसा रिजर्व में हमको रखना चाहिए, वो कितना होगा? वो आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एक्सपीरियंस से ऑन एन एवरेज, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज आपने देखी हुई हैं, आपको पता है। देखो, कैश फ्लो कम से कम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स वाले आदमी के पास में 6 महीने का कैश फ्लो होना चाहिए। 6 महीने की सैलरी, रेंट, किराया, भाड़ा, पेमेंट सब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए आप जो रॉ मटेरियल जो पीछे से परचेज कर रहे हो, जो इक्विपमेंट जो परचेज कर रहे हो, उसका पैसा भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मान लो 6 महीने का नहीं है या महीने भर का भी नहीं है, प्लान्ड नहीं है, तो उसका क्या क्या असर पड़ता है आपके सोचने समझने की क्षमता और आपके व्यापार पे? सबसे पहला खरीदने में जो है, आप उसको अगर तुरंत पैसा दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, सीडी मिलेगी। अगर वो नहीं है तो जितने दिन का आप उसको पेमेंट दे रहे हो उतने दिन के टर्म्स पे वो एक्सेस आपको पे करना है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है सर? दूसरा फ़ायदा ये है कि उसको आपने अगर सीडी में अगर ले लिया तो आपके पास में जो मार्जिन है वो आपका बढ़ गया, तो आप आगे सेल करने में अगर छोटा मोटा गैप आपके पास होता है तो ईजिली आप उसको सेल कर पाते हो। ओके। तीसरा, आपका जो दिमाग है उसको आप ठीक से कंसंट्रेट करके उसको आगे बेचने में दिमाग लगा सकते हो। नहीं तो वो उधारी कहाँ से चुकाएं, उसी में दिमाग लगा रहेगा। आदमी के पास में जो है ना वो फाइनेंशियल बर्डन, इट इज़ द बिगेस्ट बर्डन। ओके, एक अब यहाँ से चलते हैं सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आप एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना, चूँकि आप इसी में डील करते हैं काफ़ी। तो जो आज के हमारे एसएमईज़ हैं, है ना, वो कहाँ कहाँ पीछे छूट रहे हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, या क्या क्या गैप्स हैं? गैप सबसे पहले तो ये है कि आज के दिन अगर कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता है, हम बेसिकली जो काम करते हैं करियर में, मैंने डे 1 से यही किया कि सबसे एनर्जी एफिशिएंट जो प्रोडक्ट है उसको डील करना है। ओके। और वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। ओके। टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो वो उसमें भी डेवलपमेंट्स आएंगे, उसमें भी न्यू इनोवेशंस आएंगे। ये एनर्जी ड्रिवन आपने शब्द बोला, ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आप सपोज करो कोई आपने प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो प्रोडक्शन रेट है, उस प्रोडक्शन को सपोज करो आपसे वो स्टील से रिलेटेड है, तो 1 किलो स्टील बनाने के लिए आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो टोटल। ओके। इसको भी नापते हैं लोग?
वो नहीं है तो फैक्ट्री चलाने वाले के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसको हाउ दे कैन मेजर दैट, कैसे नाप सकते हैं? दे हैव इक्विपमेंट्स ऑन एवरी मशीन। ओके, एनर्जी मीटर रखते हैं, महीने का वो उससे रिकॉर्ड्स रखते हैं कि किस मशीन मेरा क्या कंज्यूम कर रही है, कहाँ पे कर रही है, किसका ज़्यादा हो रहा है, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं, मंथली करते हैं कितना प्रोडक्शन मेरा निकला ओके। और कितना मेरा एनर्जी कंज्यूम हुआ। हम्म, तो वो जो नेट एनर्जी है वो आपको पर केजी के बेसिस पे डिवाइड हो जाती है। उसको जितना मिनिमाइज करेंगे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, वो आपके डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हमारे यहाँ में क्या अंतर है उस चीज़ में? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और हमारे यहाँ में ये फ़र्क है कि हम जो अभी भी हैं वो 10 साल 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी कंटिन्यूएशन में है, 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी कंटिन्यूएशन में है। ओके। लेकिन वहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट आते हैं वो हमेशा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं। इवन अभी तो इंडिया में भी ये कल्चर स्टार्ट हो गया है। ओके, नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजीज लाने लगे। हमारे भी बहुत सारे ऐसे हम उनके वेंडर हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली जो मशीनें 15 साल 20 साल पुरानी हो गई हैं उनको एक फेसेस में हमेशा कंटिन्यूसली चेंज ओवर में चलते रहते हैं। सो इसका फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करें, कोई अगर इनोवेट नहीं कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी नई मशीनरी नहीं लेके आ रहा है, तो फाइनेंशियली उसको क्या क्या लॉस होते हैं? फाइनेंशियली सामने लॉस नहीं दिखता है, लेकिन वो लॉस एक 10 साल के गैप के बाद दिखता है। उसका प्रोडक्शन घट जाएगा, उसका पर केजी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो मार्केट में जो वो प्रोडक्ट निकाल रहा है हो सकता है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन ना हो। बट अब एक चीज़ समझिएगा सर, जो चीज़ दिखती नहीं है उस आदमी पे आदमी कंट्रोल कैसे रखेगा फिर, या उसकी प्लानिंग कैसे करेगा? नहीं, उसके लिए जो इंडस्ट्री में है वो सभी लोग इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस होते हैं, न्यू इनोवेशंस होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके सब के बारे में सभी लोग देखते रहते हैं, करते रहते हैं, सबसे जानते रहते हैं। बट मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ एसएमईज़ की, है ना, कि उन लोगों के पास बजट्स की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार, क्योंकि मार्केट के साथ कॉम्पीट भी करना है। लार्ज कॉर्पोरेट्स भी बैठे हुए हैं, वो बहुत कम प्राइसिंग में काम कर लेते हैं, ये नहीं कर पाते क्योंकि इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो उन जैसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी या नए इनोवेशंस कैसे हेल्प कर सकते हैं इस गैप को फिल करने में? आपने आज एक प्रोजेक्ट लगाया है, उसको 10 साल हो गए हैं, आपका प्रोजेक्ट का ROI अगर मेंटेन हो चुका है तो उसके नई इनोवेशन के लिए छोटे छोटे पार्ट में आपको हर साल कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बर्डन आपको एक साथ नहीं बनेगा। दूसरा, आपका प्रोडक्ट है वो कभी इन्फीरियर नहीं होगा, आप आउट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होंगे। एक एग्जांपल दे सकते हैं किसी ने जो किया हो इसका और उसने फिर आगे गया हो इससे? जैसे हमारा बड़ा कस्टमर है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मयूर शूटिंग शर्टिंग्स। मैं 93 से उनके साथ में देख रहा हूँ कि जो मशीन 15 साल से ऊपर होती है उसको फेसेस में हर साल, सपोज करो उनके पास 50 मशीन है, तो हर साल के फेसेस में वो 2 3 5 मशीन को चेंज करते हैं। वो प्लांट आज भी उसी प्रोडक्शन से, उसी प्रोडक्शन पर केजी की रेट से चल रहे हैं जो उस दिन चल रहे थे। आज नई टेक्नोलॉजी लाए हैं तो कभी ये नहीं हुआ कि आज हमारे इस प्लांट में आज वो क्वालिटी नहीं बन रही है या हमारे खर्चे एक्सेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी लाने से खर्चे नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं? अगर आप 1 साल की बात करोगे तो ऊपर जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट 10 साल की अगर बात करोगे तो वो नीचे जाएंगे। ओके। एक आदमी जिसने नई टेक्नोलॉजी अपना ली और एक आदमी जिसने नहीं अपनाई है, दोनों का टर्नओवर 1-1 करोड़ रुपए है। दोनों ने नई मशीनें इंस्टॉल की हैं, एक ने सेकेंड हैंड ले ली पुरानी टेक्नोलॉजी की, एक ने नई ली है नई टेक्नोलॉजी की। दोनों की बुक्स में अगले 3 साल में क्या डिफरेंस दिखेगा? सबसे पहले आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो ये दिखेगा कि क्या प्रोडक्शन, वो जो एक जो अपन बात करते हैं एनर्जी की, अगर वो 100 किलोवाट की एनर्जी लगा रहा है और उसमें 1000 टन का अगर प्रोडक्शन ले रहा है तो ये 100 किलोवाट की एनर्जी में हो सकता है 1200-1500 केजी का प्रोडक्शन ले रहा हो। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा, जो मैन पावर लगती है, मशीनें ऑटोमाइज्ड आ गई हैं, मैन पावर कम हो गई है। मैन पावर अगर कम होगी तो वो भी आपका एक खर्चा कम होता है, क्योंकि मैन पावर आपको राइट टाइम पे मिल भी नहीं पाती है। आज मैन पावर का ये भी एक क्राइसिस है। करेक्ट, मतलब आप ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है साथ में ह्यूमंस। अल्टीमेटली आपको एक दिन जाके 10 साल 15 साल 5 साल बाद जाके ये चीज़ें डेवलप करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैन पावर कम होगी और प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना है, तो आपको
मशीन चेंज करने के अलावा, न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। एक चीज़ और सर आपसे, चूँकि आप इस चीज़ में इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंडोर्स कर रही है एमएसएमईज़ को, बहुत प्रमोट कर रही है, तरह तरह की स्कीम्स लेके आ रही है ना। बट बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है या ये कहना है कि यार स्कीमें तो गवर्नमेंट बहुत लाती है बट हमको उनके बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो जैसे आप मशीनों में डील करते हो और मशीनों पे और मैन्युफैक्चरिंग पे ही सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं, तो उनको लेके कुछ आपको जानकारी है जो हो सकता है मेरे व्यूअर्स के काम की हो? नहीं, सब्सिडीज़ हैं, सब हैं, प्लांटों पे भी हैं। जैसे एमपी गवर्नमेंट का बोलें तो 40% तो डायरेक्ट सब्सिडी है। ओके। उसके अलावा कुछ फर्दर भी कुछ सेंट्रल की तरफ से भी हैं। ओके। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ छोटे व्यापारियों को इन चीज़ों का आज भी शायद 50-60% को नॉलेज ही नहीं है कि कोई सब्सिडी भी ऐसी अवेलेबल है या ये करने से हम ये कर सकते हैं या ये बचा सकते हैं। तो क्या करें, वो कहाँ से जानकारी लें, मतलब इस तरह? उसके लिए सबसे पहले तो व्यापारी को भी अवेयर होना पड़ेगा। जहाँ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट भी जो स्कीम चलाती है, उनको भी सुनने के लिए तो एटलीस्ट जाएँ, पार्टिसिपेशन करना, या जो उनके पास में आ रहा है उससे भी सुनना चाहिए। करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, लेकिन कोई आदमी आपके पास नॉलेज के लिए आ रहा है, कोई डिस्कशन के लिए आ रहा है, आप उसकी सुननी तो ज़रूर चाहिए। सो नॉलेज और डिस्कशन से मेरे को क्वेश्चन है सर, कोई ऐसे एसोसिएशन, फोरम या कोई ऐसे डिस्कशन पॉइंट हो जहाँ पर जाके वो इन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, आपके नॉलेज में हो? हाँ, ऐसे फोरम्स भी हैं, जैसे ऐसे लोग भी मार्केट में हैं कि जो कंसल्टेंसी देते हैं आपको, आप उनके पास जा सकते हो। लेकिन कंसल्टेंसी छोटे व्यापारी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल नहीं है, करेक्ट। वो तो उनके लिए खर्चा लगता है उनको। कंसल्टेंसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसल्टेंट रखने भी चाहिए क्या? कंसल्टेंट रखना चाहिए। वाई? आज सपोज करो मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, वो मैं एक एक्स लाइन से कर रहा हूँ, मैं वाई लाइन पे अगर मेरे को जाना है तो कोई ना कोई मुझे अगर गाइड करेगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, लेकिन अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता है। करेक्ट। जो मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, ये सब जो चेंजेस आते हैं, वो मैं तो सबके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो तो जानते हैं। तो एटलीस्ट उनका जो बेनिफिट है कंसल्टेंसी है, उसका कुछ अपने को एडवांटेज अगर होता है तो कंसल्टेंसी ज़रूर लेनी चाहिए। कैसे एक आदमी चुने कि ये कंसल्टेंट मेरे लिए अच्छा है? आप उस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उस आदमी के लिए जिसके साथ काम किया उससे आप बात करो, उसकी नॉलेज शेयरिंग पूछो कि भाई आपने इनसे ये लिया है तो आपको क्या बेनिफिट हुआ। आपको भी लगता है कि उनको हुआ है, मेरे को भी करना चाहिए, तो आपको भी अपनाना चाहिए वो। अपार्ट फ्रॉम इट, बिकॉज कई लोग क्या होते हैं, बातों में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड प्रेजेंटर्स, स्पेशली इन कंसल्टिंग, मैंने देखा है ऐसा। तो गुड और बैड में अंतर नहीं कर पाता आदमी उस समय, सम्मोहित ना बोलते हैं ना, सम्मोहित हो जाता है वो। ऐसे लोग हैं, तो व्हाट दे शुड डू, या कोई ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कोई और पैरामीटर्स हों जो चेक करना चाहिए उनको? उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए। ओके। उसने किस किस लोगों के साथ काम किया वो भी देखना चाहिए, क्या वो उतना नॉलेजेबल है क्या, ओके। सब भी देखना चाहिए। उससे उसके लिए एडवांटेज और डिसवांटेज दोनों की बात करनी चाहिए। अच्छा, ये जो मेरा काम है उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये बताएं। वेरी गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब कोई आदमी किसी को हायर कर रहा है, चाहे कंसल्टिंग पे हायर कर रहा है, चाहे एज ए एम्प्लॉय हायर कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट होती है। तो वो जो कॉस्ट है वो आदमी कैसे डिसाइड करे कि यार इस आदमी को इतना पैसा देना चाहिए इस काम के लिए? देखो, आपको उसके लिए ये देखना है कि आपका बिजनेस मॉड्यूल कितना बड़ा है, ओके, आपका टर्नओवर कितना बड़ा है, आप उस आदमी को जिसको अपॉइंट कर रहे हो वो कितना आपको बिजनेस दे सकता है या क्या बेनिफिट दे सकता है। वो बेनिफिट के बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आप उतनी की सैलरी अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो उसका कोई मल्टीप्लाई, कोई फार्मूला हो? मल्टीप्लाई फार्मूला ऐसा इसके लिए हर बिजनेस के लिए सब वो अपनी अपनी जगह पे अलग अलग ही रहेगा। फिर भी कोई एक आउटलाइन बोल सकते हैं ना, एक बॉल पार्क अगर हम करें तो, कि ये हाँ इस तरह से रखा जा सकता है। आपका अप्रोच बताएं कि देखो, ये जो अप्रोच है ये एमएनसीज कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है जो मल्टी फोल्ड्स में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास में टर्नओवर इतना बड़ा होता है, बिजनेस मॉड्यूल इतना बड़ा होता है कि उस आदमी से एक्स काम नहीं तो वही करवा लो। करेक्ट। तो उसकी सैलरी आपको जस्टिफाई हो जाएगी, लेकिन छोटी इंडस्ट्री के लिए उसकी सैलरी को जस्टिफाई करना एक ही काम से, इट्स सो डिफिकल्ट।
उसके लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि वो आदमी उतना कैपेबल है क्या, उतना काम कर पाएगा क्या। बट सर ऑनेस्टली बताऊं, एसएमईज़ के हालात ये हैं कि वो राम भरोसे चलते हैं और ना कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता, ना रिक्रूटमेंट की कोई साइकिल होती, ना रिक्रूटमेंट की कोई एडवर्टाइजिंग होती। लेट मी गिव एन एग्जांपल, अभी रिसेंट का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनकी अच्छी इंडस्ट्री है, 100-150 लोग काम करते हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर अ CFO, है ना, कंपनी में फाइनेंस देखने के लिए उनको एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। उनका कॉल आता है, शेखर यार कोई CFO हो तो बताना। मैंने कहा CFO हो तो बताना, व्हाट डू यू मीन, के कोई आलू भाजी तो नहीं CFO? मैंने कहा आपका कोई रिक्वायरमेंट क्या है वो बताओ। बोला वो क्या होती है? वो बस फाइनेंस संभाल लें वो हमारा। मैंने कहा वो तो आपका CA संभाल ही रहा होगा। बट ही टोल्ड मी वेगली उसने आंसर दिए कुल मिला के उसके पास। एंड दैट कंपनी इज़ रनिंग अराउंड 20 CR, 20 करोड़ साल का अभी टर्नओवर है उसका, और वो अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 20 करोड़ रुपए का जो साल का सेल कर रहा है, उस आदमी के पास भी CFO जैसे इंपॉर्टेंट रोल के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। रेफरेंस पे काम चलता है और रेफरेंस पे हायरिंग हो जाती है और रेफरेंस पे फिर देखो बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। तो कोई स्पेसिफिक अब जैसे हम हैं, हमारा जो है वो सारा काम जो है ट्रेडिंग का काम है, सेल सर्विस स्पेयर्स सब कुछ हमें ही करना है। करेक्ट। हमारे लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, पीछे बैक ऑफिस भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, सेल्स का भी चाहिए, सर्विस के लिए भी बंदा चाहिए, स्टॉक के लिए भी बंदा चाहिए। आप कैसे करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव वे में ये? कॉस्ट इफेक्टिव वे का ये है कि हमारे पास में तो अभी तो वो स्टेज ही नहीं आई है। कॉस्ट इफेक्टिव वे मीन्स हम हाथ से ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके। हम खुद से करते हैं उतना, इसलिए हम उतने समझते नहीं कि इतना होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप अगर खुद थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए दे पाते हो तो आप कुछ नया सोच पाते हो। अच्छा, ये भी मिसिंग है लिंक। बिल्कुल है। SME ओनर्स के पास खुद के लिए टाइम भी नहीं है बिल्कुल। खुद के लिए क्या, उसके परिवार के लिए टाइम नहीं है। ये उपलब्धि है सर की समस्या है? पहले तो ये बताएं मुझे। एक समस्या है, उपलब्धि नहीं है। समस्या है, बट मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो इसको बड़ी उपलब्धि की तरह बताते हैं कि टाइम नहीं है भाई साहब। उपलब्धि देखो आपने क्या किया है कि आप एक उसको ऐसे समझ रहे हो कि मेरा एक ड्रीम है, मेरे को यही करना है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेते, इसलिए आपको वो काम बोझ नहीं लगता है। लेकिन वही काम आप एक आपके एम्प्लॉय को देते हो, उसको लगेगा मेरा ड्यूटी तो 9 से 6 की है। करेक्ट। बड़ी डीप साइकोलॉजी है आपने जो बात बोली है इसमें, कि मालिक को लगता है पैशन है मेरा, तो वो 9 घंटे का काम 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे करता है खुशी खुशी, और उसको वो पैशन लगता है। बट वो ये भूल जाता है कि वो उसके लिए पैशन है, उसके एम्प्लॉय के लिए पैशन नहीं है। उसके लिए एक जॉब है जो एक सर्टेन आवर्स करने थे उसको, जो बताया गया था, बट अब उससे एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है पैशन के नाम पे। और ओनर उसको क्या बोलता है कि देखो मैं भी तो कर रहा हूँ। अभी तो ओनर तो ठीक है, उसको तो करना अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना है। करेक्ट। लेकिन एम्प्लॉय जिस दिन उस दृष्टि से सोचने लग जाएगा, उस दिन वो एम्प्लॉय रहेगा ही नहीं, वो पार्ट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। पार्ट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। और ऐसे लोग सोचने वाले आज मेरे ख्याल से 1-2% ही हैं, उससे ऊपर है ही नहीं मार्केट में। सबसे बड़ी जो लैकिंग है वो है एजुकेशन। ऑन पेपर आपके पास एजुकेशन है, लेकिन आपने उस किताब का पन्ना ही नहीं खोल के देखा है। आप डिग्री लेके आ जाते हो, बट उस डिग्री में आपके पीछे क्या छिपा है, उस गहराई में आज तक किसी ने कोई एजुकेशन के नाम पे, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने डिग्री ले ली है, बट उसके लिए पीछे जो उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं की है। प्रॉब्लम आपको क्या लगता कहाँ पर है? प्रॉब्लम एजुकेशन साइकिल में ही है पूरा। तो अगर मान लीजिए आप इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं, व्हाट यू विल चेंज फर्स्ट? मैं तो ये बोलूँगा जो 10th में ही बच्चे को पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है, उसके लिए स्कूलिंग वैसी करनी चाहिए कि आपको आगे चल के क्या करना है। जैसे अभी मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, 10वीं में बच्चा अच्छा है, उसका कुछ इंटरेस्ट है, वो उसी लाइन में जाएगा। जो नहीं है उसको जैसे किसी को ITI करवा देंगे, किसी को डिप्लोमा करवाएंगे, किसी को और करवाएंगे, उसको वैसे जॉब में ही लगा देंगे। तो आदमी का इंटरेस्ट वैसा बनता चला जाता है। अपने यहाँ पे 25 साल तक तो आदमी आवारा घूमता है, उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे क्यों करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वही नहीं पता है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब 25 साल तक वो ऐसा घूम पा रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का गाइडेंस, एजुकेशन।
मतलब घर वालों की तरफ से या कॉलेज स्कूल्स इनकी? घर वाले भी इतने अगर सक्षम हैं तो फिर उसको 25 साल तक घूमने ही नहीं देंगे। बट वो भी अपनी एक मजबूरी में कहीं काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक उतना ही टाइम अपनी जीविका चला पा रहे हैं। तो उनको भी एक राइट चाहिए। इतना एजुकेशन अपने लिए इतनी स्ट्रांग नहीं बनी है कि उसके पेरेंट्स को भी उतनी नॉलेज हो। वाह, पेरेंट्स से चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी एक क्राइसिस से गुजर रही हैं भारत की एमएसएमईज। मतलब भारत के जो एसएमईज हैं वो बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वो क्राइसिस ये है कि बच्चे अब बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स का। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, उसमें एक ये फ़र्क है कि वही वापस एजुकेशन का उतना डेडिकेशन चाहिए। जिस पैशन से पेरेंट्स ने काम किया उतना उस बच्चे में भी होना चाहिए, तो ही वो बिज़नेस को ज्वाइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो सोच है वो है मल्टीनेशनल्स। किस तरीके से मल्टीनेशनल्स? वो देखते हैं कि ये कंपनी तो ऐसा चल रही है, इसमें इतना आसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये नहीं देखते कि ये कंपनी पिछले 100 साल से है, 150 साल से है, इसके लिए इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसलिए ये इस फंक्शन में चल रहा है। ये इसमें के लिए कोई ऑटो मोड नहीं है। सो इम्पोर्टेंट आपने बात बोली, देखते हैं, है ना? तो इसमें पेरेंट्स को और बच्चों को अपने अपने दृष्टिकोण में क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइन ट्यून या चेंज करने की ज़रूरत है? पेरेंट्स को तो ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा उसके करने के इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको डे 1 से इन्वॉल्व करना चाहिए। डे 1 से मतलब जिस दिन वो 12वीं के बाद होता है तब से उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके। तो वो धीरे धीरे वो सीख जाता है, उसी फंक्शन में वो आ जाता है और उसको वो ओड नहीं लगता है, वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू करता है। और आपने हायर एजुकेशन दिला दी और उसके बाद में आपने उसको एक अच्छे ऑफिस में बैठने वाला और ये सब दे दिया, और अब उसने इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा, तो वो शायद इंडियन मॉड्यूल बिजनेस उसको पसंद भी नहीं आएगा। वो बोलेगा पापा आप इतना कमाते हो, मैं तो इतना तो नौकरी से वहाँ 6 घंटे के 8 घंटे की जॉब में कर सकता हूँ। सो दे फील मोर कंफर्टेबली इन ओवरसीज। मतलब पेरेंट्स को टाइमिंग पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। ओके। और अगर पेरेंट्स की बात हो गई या बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए क्या चेंज करने की ज़रूरत है? बच्चों को चेंज ये करने की ज़रूरत है कि पहले तो अपने पेरेंट्स की समस्या को समझना चाहिए कि इन्होंने इस लेवल तक इस बिज़नेस को अगर डेवलप किया तो कितना टाइम लगाया है उसमें, कितनी मेहनत लगाई है उसमें, और तब वो बिज़नेस एक डेवलप हुआ है। आज वो बिज़नेस उस लेवल का उसके पास सपोज करो 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का बिज़नेस है। उस 100 करोड़ को उस बच्चे के लिए डेवलप करने के लिए वापस एटलीस्ट 10 साल का टाइम तो चाहिए। और उसको जब वो 100 करोड़ सामने दिख रहा है तो कम से कम उस पर उसको ध्यान देना चाहिए कि भाई 100 करोड़ मेरे सामने, तो मैं इसको 150 कैसे करना है मेरे को। तो इसमें एक क्वेश्चन है सर कि आपने बोला कि ये बच्चे को सोचना चाहिए, बट एक 20-25 साल की उम्र में, है ना, वो पढ़ के आ गया। फॉर एग्जांपल मान लें पेरेंट ने डिसीजन लिया कि आप जाइए अच्छी एजुकेशन लीजिए, दूसरे शहर या दूसरे देश भेज दिया, उसने वहाँ से डिग्रीज ले ली बड़ी बड़ी। अब बच्चों के सामने डिलेमा होती है लाइफ स्टाइल की और ट्रेडिशन की, तो वो किस आधार पर निर्णय लें और क्या चुने और क्यों चुने? वो एक पेरेंट के नाते आप क्या गाइड करोगे? देखो, एक पेरेंट के नाते मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट पूछो। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं और आप ज़बरदस्ती उसको ला रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट चेक करना चाहिए फर्स्ट। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर तो कभी ज़बरदस्ती होनी नहीं चाहिए, फिर उसका जहाँ इंटरेस्ट है उसको वहीं सेटल होना। ओके। अब अगर उसका इंटरेस्ट है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगर उसका इंटरेस्ट है तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, पहले उसको वो बताओ। फिर उसमें नया क्या है उससे वो बोलो कि आप नया देख के लाओ कि इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, उससे सजेशन लें। दैट इज़ मोर, क्योंकि उसने जब इंटरनेशनल लेवल पे जब आपने उसको एजुकेशन दिया है या इंटरनेशनल लेवल पे, उसको भी कंफर्ट लेवल कब आएगा? जब वो इंटरनेशनली अपने सब कुछ अपने माहौल को इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर कर पाएगा, तभी वो अपने को कंफर्ट कर पाएगा। मतलब आपका कहना है कि उसको डिसीजन लेने की छूट दो, पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? फिर उसको ये बताना चाहिए कि ये बिज़नेस यहाँ तक लाएं, उसके लिए ये एडवांटेज है, ये डिसवांटेज है। ओके।
और इसको कैरी ऑन करना है तो इसके लिए क्या क्या अपने पास में चैलेंजेस हैं जो उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए है, तो वो भी उससे शेयर करना चाहिए। ओके। इसमें गलतियां क्या क्या करते हैं पेरेंट्स, जो कॉमन मिस्टेक्स आपने देखी हैं? देखो, कोई भी पेरेंट्स अपने आप से कोई गलती नहीं करना चाहता, अननोइंगली हो जाती हैं वो गलतियां, लेकिन उसके मन में एक डर रहता है क्या कि मेरा आज ये बिजनेस है, ये इतना ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसको डिसीजन पावर जो है वो नहीं देता। बच्चों को डिसीजन लेने की पावर नहीं देते, वो नॉर्मली खुद डिसीजन लेते हैं। मतलब बिजनेस में ले आए हैं बट उनको डिसीजन नहीं लेने दे रहे। डिसीजन जो है वो पेरेंट्स का ही होता है। इससे नुकसान क्या होता है उनके बिजनेस को और उस बच्चे को? देखो, बिजनेस को तो ये होता है कि फर्दर किसी लेवल में अगर काम करना है, अगर मैं आज ये सोचता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन नई जनरेशन उससे बढ़िया कर सकती है, लेकिन मेरे मन में ये रहेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ उस अच्छे के लिए कर रहा है और अच्छा हो रहा है तो आपस में डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए कि ये फर्दर रास्ता ये है और इस रास्ते पे चलने के लिए ये इसमें अच्छाई आएगी या बुराई आएगी, ये इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये हर्डल्स आएंगे तो कैसे फेस करना है। बट इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रही है सर, आपने जो बात बोली, पेरेंट्स नहीं करते हैं ऐसा, तो उनका फियर क्या है? मतलब क्या डर है उनको कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं देते हैं बच्चों को? उनको लगता है कि बच्चे कहीं ये डिसीजन सही ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्या उतना प्रॉफिट भी वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उस बिज़नेस को उतने लेवल पे मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि देखिए उस बच्चे को डिसीजन मेकिंग तो आपने सिखाई है, डिसीजन मेकिंग तक का लेवल उसका डेवलप करना पड़ेगा ना आपको। तो मतलब ये है कि पहले डेवलप आपने किया नहीं है लेवल, मतलब प्रॉब्लम ये है एक्चुअल। उसको उतनी सपोर्ट तो करनी पड़ेगी, 2-5 साल तो उसको भी सपोर्ट चाहिए, नहीं तो डे 1 पे वो कैसे कर सकता है उसको। ओके, सो प्रॉब्लम एक्चुअली ना पेरेंट्स के एंड पे है ना बच्चे के एंड पे, प्रॉब्लम है प्रोसेस में, जो आपकी बात से समझा कि बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाते ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं इन द सेंस कि उस लेवल की अपनी एजुकेशन नहीं है कि वो सब कुछ सीख सके। आज एक वो इंजीनियर है तो उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अगर वो फाइनेंस है उसको तो इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है। वो सब कब आएगी? जब आप एक 2-5 साल अपने सिस्टम में काम करोगे तभी आएगी। वो कोई जादू नहीं है कि पेरेंट्स बच्चे को दे देंगे या बच्चा पेरेंट्स से ले लेगा। वो तो लाइफ इसके लिए आपको करके ही आएगी, एक्सपीरियंस से ही आने वाली है, वैसे नहीं आने वाली। और वो एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है पेरेंट्स कर नहीं रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं लंबे समय तक और फिर एक दिन लाके उनको रख देते हैं, लो ये बिज़नेस है अब चलाओ, और उनको डिसीजन लेने की वो भी नहीं देते, फ्रीडम भी नहीं देते साथ में। देखो, अगर मैं पर्टिकुलर हमारी उम्र की अगर बात करूं, हमारे साथ जितने टॉपर्स थे, मैं देखता हूं कि टॉपर्स हार्डली 2% ही लाइफ में सक्सेस हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप किसी की हिस्ट्री उठा के देख लो, आपके साथ के बैचमेट को कंपेयर कर लो, जो क्लास के टॉपर्स थे वो सब फेल है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से सब कुछ नहीं होता है। आपको पैरेलली दुनिया में क्या हो रहा है, जिस समाज में आपको जीना है, जहाँ पे आपको रहना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, वो जब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हो उस क्लाइमेट में भी आप सूट होने चाहिए। बाप रे। तभी आपने बोला ना कि पिलानी में ऐसी क्या खासियत है, राजस्थान में ऐसी क्या खासियत है। राजस्थान में सबसे पहले खासियत है वेदर, हार्श वेदर है, एक्सट्रीम समर, एक्सट्रीम विंटर। साइकोलॉजिकली तो वो आपको टफ कर देते हैं और फिजिकली भी टफ कर देते हैं। करेक्ट। तो पैरेलली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है तो उसको मेंटली भी उतना ही टफ बनाए। बट पेरेंट्स बनाते क्यों नहीं है फिर? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम कहाँ है फिर? मैंने बताया ना कि वो उस बिज़नेस को डेवलप करने में ही लगा रहता है, तो उसको पता ही नहीं कि बच्चे भी कैसे डेवलप करने हैं। वो अपने लिए खुद के लिए लगा रहता है, तो बच्चों पे ये आदमी की हकीकत है, 70-80% लोगों के साथ है कि वो अपनी लाइफ जो बिज़नेस चला रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं वो उसके साथ ही जीते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे ही नहीं पाते। तभी आपने मेरे से बात की ना CFO। अगर CFO जिसको चाहिए तो वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएगा, अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएगा। करेक्ट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। रिसेंटली मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे एक मित्र हैं, वो पिछले 3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
तो आई आस्ट, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंसल्टिंग में ही है, तो मैंने पूछा यार हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता नहीं है, हाउ ही डिड इट। तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि शेखर, पहला तो शेयर करना सीखो। बिकॉज ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स की माइंडसेट क्या है कि बिज़नेस मेरा है, प्रॉफिट भी मेरा है, डिसीजन भी मेरा है। जबकि ऐसा नहीं है, बिज़नेस सबका है, डिसीजन भी सबका होना चाहिए और प्रॉफिट में भी सब बंटने चाहिए, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, एम्प्लॉय से लेके ओनर तक की। उनका हाउ कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा धंधा हमने शुरू किया है तो हम ही अपने लिए प्रॉफिट कमाएंगे। तो ही गेव मी ए वेरी गुड एग्जाम्पल। बोला कि आप बस उस बिज़नेस के पहले एम्प्लॉय हो, यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय जिसने उसको शुरू किया है, यू आर नॉट द लास्ट वन। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आपके जाने के बाद अगर आपने उस बिज़नेस को सही तरीके से डेवलप किया तो वो कई 100 साल चलेगा। और उसने उदाहरण दिया टाटास का। बोला टाटास की हिस्ट्री उठा के देखो, जो फर्स्ट फाउंडर थे ही वाज बेसिकली एक छोटे से गांव के वो जुलाहे होते हैं ना, उसकी ट्रेडिंग का काम करते थे, कपास की ट्रेडिंग का। बट राइट नाउ टाटा एम्पायर थ्रू आउट ग्लोब काम करता है। तो क्या वो अकेले ओनर है? नहीं, आज टाटा ग्रुप के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका कंबाइन एफर्ट है। फाउंडर वो हैं, वो पहले एम्प्लॉय थे, आखिरी एम्प्लॉय नहीं थे। उनका वाव। तो बोला वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, वो आपको उतना लंबा विज़न रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भी फिर वो साइकिल में रैट रेस में घूमते रहोगे। और जो आपने बात बोली कि पेरेंट्स बच्चों को बड़ा होता देख लेंगे बट वो बड़े हो जाएंगे, बुद्धि नहीं होगी। एम आई राइट? करेक्ट। आपके आने से पहले मेरे साथ में यही बात चल रही थी मेरी एचआर की। मैंने उसको बोला कि मैं क्या चाहता हूँ वो मेरे एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। मेरे जो ऑफिस में चाय पानी पिलाता है उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, हमें क्या काम करना है, हमारा क्या लेवल है, क्या हमें उसके लिए पहुंचना है, क्या हमारी जर्नी है, क्या हमारे टारगेट्स हैं। मुझे तो पता है लेकिन मैं आगे ट्रांसफॉर्मेंट नहीं कर रहा हूँ। बट क्यों नहीं करते बिजनेस ओनर्स? मतलब व्हाट डू यू थिंक, रीज़न क्या होता है? देखो उसके लिए मैंने बोला ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ में टाइम, समय नहीं है उसके पास। बिल्कुल नहीं है। जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर है उसके पास में तो बिल्कुल समय नहीं है। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? फिर क्या करे वो? सोल्यूशन ये है कि मॉड्यूल ही कुछ ऐसे हों कि भाई वो अपने लिए भी टाइम निकाल सके, या उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट भी को भी सपोर्ट करने चाहिए। एक आदमी इस लेवल से काम कर रहा है तो उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दें। जैसे कि वो फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, या जैसे मैन पावर जो अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड हो गई। जैसे अभी जो स्किल डेवलपमेंट जो चल रहा है उससे भी काफ़ी चेंज आया, क्योंकि बच्चे एक छोटे लेवल पे ही कुछ ना कुछ करना सीखते हैं, तो उससे आगे जाके वो भले ही वो बड़ा काम नहीं कर पाए लेकिन वो अपने एक बेसिक लेवल का काम कर लेता है, तो वो उस बच्चे के लिए भी अच्छा है, जो उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसके लिए भी अच्छा है, उस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। वेरी गुड। तो अभी सर हम पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने अपने जीवन में काफ़ी अच्छे बिजनेसेस खड़े किए हैं, सैकड़ों लोगों को रोज़गार दिया है, काफ़ी सारे लोगों की इनडायरेक्टली आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। तो एक मैसेज जो आप देना चाहते हो एसएमईज़ को और जो बाकी लोग बिज़नेस करते हैं उनको, तो क्या देना चाहोगे आप? मैसेज मैं तो ये देना चाहूँगी, आप खुद के लिए भी टाइम दो, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम दो, अपने बिजनेस के लिए जो टाइम दे रहे हो वो तो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ को भी, जैसे आपने बात बोली कि वो टाटा ने ऐसा किया, ऐसा भी कुछ ना कुछ जब तक नहीं करेंगे तो अभी वो टाइम नहीं रहा है कि आप अपने एम्प्लॉय को संभाल पाएंगे। ओके। उसको भी कुछ ना कुछ आप उससे रिलेटेड दोगे, वो कैलकुलेशन करेगा, वो अपने आप काम करता रहेगा। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं है तो आज आपके पास वो 20,000 रुपये में काम कर रहा है, 30,000 रुपये में, उसको 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो इंदौर में तो ये ट्रेंड है कि उसको जिस दिन 31,000 देने वाला मिल जाएगा वो आपको पूछेगा भी नहीं, सैलरी लेगा ना, आपसे हिसाब देगा ना हिसाब लेगा। फ़ोन बंद करके लापता, फ़ोन बंद करके 10 दिन उसके फ़ोन बंद रहे, 11वें दिन बोलेगा मैं नहीं आ रहा हूँ। और इंदौर के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि एमपी के लिए कि ऐसे जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है वो अगर आपको छोड़ के जाता है तो आपका एम्प्लॉय मेरे को भी नहीं लेना चाहिए जब तक मेरे यहाँ से क्लियरेंस ना हो। करेक्ट। बिजनेस ओनर्स को भी आपस में ये हार्मनी बनानी होगी। ये अगर हार्मोनी नहीं है, इसीलिए उसका ही एक कारण है कि आदमी इधर आज काम कर रहा है, कल दूसरी जगह, रहा परसों तीसरी जगह कर रहा है। फीडबैक नहीं लिया जा रहा। फीडबैक एक दूसरे का लेंगे तो दैट इज़ मोर सपोर्टिव फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स। दैट्स अ गुड पॉइंट। पर मैंने देखा कि ऐसे लोग जितने भी लेते हैं तो उनके साथ में ये समस्या आती है।
मैंने खुद भी ये चीज़ें फेस की हैं, उसके बाद हमने भी ये सब करना शुरू किया कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो मुझे कल आपसे कोई ड्यूटी नहीं ज्वाइन करवाना है। आप 10 दिन 15 दिन जो आपका सिस्टम है, यू टू हैंड ओवर योर सिस्टम वेल, और उनसे आप अपना क्लियरेंस लो और उसके बाद ज्वाइन करो। रिसेंटली ये सेम चीज़ के ऊपर तो हमने भी काम शुरू किया सर। वी जस्ट स्टार्टेड हायरिंग। हमारे प्रैक्टिस में हमने ये लाया है कि एक तो बैकग्राउंड चेक हमने स्ट्रॉन्ग किया है अपना, नो डाउट, और दूसरा जो आपने बात बोली वो मैंने पर्सनली मॉनिटर करता हूँ मैं कि जॉब छोड़ने का रीज़न क्या है। मैं हर इंटरव्यू में ये ज़रूर मेक श्योर करता हूँ और उसको वेरीफाई भी करता हूँ जब वेरिफिकेशन होता है एम्प्लॉयर से कि रीज़न वही। अगर वो रीज़न मिसमैच होता है वी नेवर हायर, हम नहीं हायर करते उस आदमी को कभी फिर, क्योंकि जो आदमी वहाँ अगर परेशानी क्रिएट करके आ रहा है सूनर और लेटर वो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट 100% करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट, तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएटर्स को लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात आपने सही बोली, हैबिट नहीं जाती ईजिली आदमी की, आदत तो वहाँ पुरानी थी वो उसके साथ यहाँ भी आएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है, आप किससे इंटरेक्शंस करोगे? वो आपसे बताएगा, आपसे शेयर करेगा, तभी आप उससे कुछ बात कर पाओगे। वो आपसे मिलने के लिए नहीं यार, आपका फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रहा है, तो आप किससे कम्युनिकेट करोगे? किससे कम्युनिकेट करोगे? वाह सर, बहुत ही इंसाइटफुल कम्युनिकेशन रहा आज का रहा। मुझे लगता है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमने डिस्कस नहीं की, उसके लिए बड़े बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं डिस्कस। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर ये लोग ढंग से कर लें, है ना, तो काफ़ी कुछ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो बिजनेस ओनर के लिए तो ये सबसे सुनहरा पल होगा जब उसको इतनी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता होता, जो नया एंटरप्रेन्योर होता है, कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये चीज़ें उसको भी कहीं गाइडेंस में मिलती हैं, दैट इज़ मोर सपोर्टिव। एक तो रीज़न सर क्या है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये पॉडकास्ट शुरू करने का जो हम ये आज कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ये कॉन्वर्सेशन जो हो रहा है, ये कॉन्वर्सेशन इस देश में बहुत सारे लोगों को करने की ज़रूरत है। बट हमारे देश में इस तरह के कॉन्वर्सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अभी हो गए हैं। हाल फिलहाल पिछले 3-4 साल से पॉडकास्ट होने लगे हैं, काफ़ी सारे लोग इस बारे में ओपन फोरम्स में भी चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप 5 साल से पीछे जाओगे, कोई इतनी चर्चा नहीं होती थी, इतनी विशेष नहीं होती थी। आपने बोला कि ये फाइनेंशियल जो होते हैं, फाइनेंशियल्स में भी आपको गाइड करने वाले लोग, प्रॉपर गाइड करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा और बुरा सब जगह है, बट हमारे इंडिया में क्या है कि अच्छे की बात कोई नहीं करता, बुरे की पब्लिसिटी सब करते हैं। सो ये पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया उन लोगों के हिसाब से, ये कि जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, प्लस जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस जो इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री को और अपने बिजनेस को दोनों को आगे ले जा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ लाएं एज अ गेस्ट। क्योंकि यहाँ लोगों को पता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, प्योर वाइट में काम होता ही नहीं है। बोला मुझे लोग बोलते हैं आज भी कि भैया ये संभव ही नहीं है इस देश में कि प्योर वाइट में काम किया जा सके। देखो, हम सभी कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे ब्लैक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे सर, वो कॉर्पोरेट का बहाना बोल देते हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ स्मॉल बिजनेसेस। नाउ यू आर, ये पॉडकास्ट के बाद वो लोग जो ये बोलते हैं ना कि एक छोटा बिजनेस जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो वाइट में नहीं किया जा सकता, मैं उनको ये पॉडकास्ट दिखा सकता हूँ कि भैया ये आदमी बैठा है, ही इज़ डूइंग, अभी इसे नहीं 95 से कर रहा है। जिस दिन हमने 50,000 का साल का बिजनेस किया, वो भी हमने एक वाइट में ही किया है। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक है। उनको तो ये लगता है कि वाइट में काम करना मतलब संभव नहीं है, भारत में तो पॉसिबल नहीं है। बोला नहीं, अभी तो लोगों का बहुत बड़ा चेंज आ गया है कि उसमें अभी ब्लैक के लिए लोग ही बहुत कम हो गए होंगे शायद, जो बिजनेस करने के लिए इच्छुक होंगे। हाँ, ये ट्रेंड तो चेंज हुआ है, नो डाउट, ट्रेंड इज़ चेंजिंग। बट अभी जो बच गए हैं ना, उनको भी समेटना सर, अपन को झाड़ू लगाना, पूरा सफाया करना मार्केट का, वाइट में ही काम करेंगे। उसके लिए सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, सबकी सोच को बदलनी पड़ेगी। ये प्रयास है सर, और वो बदलने का तभी पॉसिबल है जब आप भी कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसको बोलो भैया GST का बिल दो। दैट्स राइट। आपको भी पक्का बिल मांगना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर GST है। करेक्ट। मैंने आज से 5 साल पहले दुबई विजिट किया, हमने देखा कि वहाँ रेस्टोरेंट में गए तो आपको वो 2 रुपये का भी बिल दे रहा है, GST के साथ दे रहा है। टैक्सी वाला जो बिल दे रहा है वो भी आपको GST के साथ दे रहा है। कल्चर है वहाँ पर, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। आप नुक्कड़ पे चाय पी रहे हो, वो भी आपको बिल दे रहा है GST के साथ, और टैक्सी ओनर है वो भी आपको बिल दे रहा है GST के साथ। पॉसिबल उनके लिए तो अपने लिए क्यों नहीं हो सकता?
सबसे पहले तो सोच पे काम करना पड़ेगा, जैसा इंदौर ने किया है कि हम पैन इंडिया सबसे क्लीन सिटी बने, तो पहला हमारी सोच में फ़र्क आया। आज लिटरली मेरा बेटा है 3 साल का है वो अभी, बट वो भी बाहर कचरा नहीं डालता। देखो अभी तो गाड़ी बनाने वाले भी डस्टबिन साथ में रखते हैं, छोटा रखते हैं भले। तो वो सोच के अंदर धीरे धीरे ला रहे हैं, और आपके जैसे व्यापारी रहेंगे तो पक्का वो सोच जल्दी आएगी। और ये पॉडकास्ट के ज़रिए देखते हैं कितने लोगों के अंदर आता है। तो कमेंट्स में लोग आप बताना कितने लोग जो सर ने बोला है वो अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। So nice of you.